नमस्कार। आइए आज हम संस्कृत सिखाने के एक एक्सपर्ट के नोट्स को करीब से समझते हैं। हम ये जानेंगे कि इस प्राचीन भाषा को सिखाने की कला और इसका विज्ञान असल में है क्या। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? ये रहा रोड मैप। हम भाषा की परिभाषा से शुरुआत करेंगे और फिर एक एक करके 6 अहम हिस्सों को समझेंगे, जिसमें शिक्षकों के लिए आधुनिक तरीकों तक सब कुछ शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से और सबसे पहले भाषा की परिभाषा को ही समझते हैं। देखिए, भाषा शब्द अपने आप में ही अपनी कहानी कहता है। ये संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका मतलब होता है बोलना। तो भाषा वो माध्यम है, वो जरिया है जिससे हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। किसी भी भाषा की अपनी कुछ खासियतें होती हैं, है ना? जैसे ये नकल करके सीखी जाती है, ये हमेशा बदलती रहती है और हमेशा ठोस चीज़ों से शुरू होकर गहरे विचारों की तरफ बढ़ती है। सच कहें तो ये एक जीवित चीज़ की तरह है। भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्हें सिर्फ 5 बड़े परिवारों में बांटा जा सकता है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, संस्कृत इसी में से भारोपीय परिवार का हिस्सा है। अब रामायण का ये जो प्राचीन श्लोक है, ये बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि ये पहला ऐसा लिखित सबूत है जो बताता है कि संस्कृत को एक सुसंस्कृत और परिष्कृत भाषा के रूप में देखा जाता था। संस्कृत का महत्व सिर्फ पूजा पाठ या धर्मग्रंथों तक ही सीमित नहीं है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि इसका जो वैज्ञानिक और तर्क पर आधारित व्याकरण है, वो इसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए भी एक बेहतरीन भाषा बनाता है। मतलब इसका प्रभाव प्राचीन काल से लेकर आज की टेक्नोलॉजी तक फैला हुआ है। तो भाषा को समझने के बाद अब हम अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि सिखाने का यानी शिक्षण का असल मकसद क्या होता है। शिक्षण का मतलब सिर्फ सिखाना भर नहीं है। ये एक पूरी सामाजिक प्रक्रिया है जो 2 तरह के ज्ञान बनाती है। एक वो जो हम याद करते हैं, जिसे ज्ञानम कहते हैं, और दूसरा वो जो हम अनुभव से सीखते हैं, जिसे अनुभवश्य कहा गया है। अच्छा, अब शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, उन्हें हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में देख सकते हैं। एक है सामान्य उद्देश्य, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सिखाना, और दूसरे हैं विशिष्ट उद्देश्य, जो हमारे दिमाग के विकास से जुड़े हैं। और ये उद्देश्य भी एक एक करके सीढ़ी दर सीढ़ी बनते हैं। जैसे प्राइमरी लेवल पर जोर याद करने पर होता है, फिर सेकेंडरी लेवल पर याद करने के साथ साथ समझने पर भी जोर दिया जाता है, और हायर लेवल पर इन दोनों के साथ सोचने समझने की क्षमता भी जोड़ी जाती है। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि संस्कृत शिक्षा का ऐतिहासिक सफर कैसा रहा है। तक्षशिला से लेकर नालंदा तक ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो प्राचीन ज्ञान के केंद्र थे जहां सदियों तक संस्कृत का ज्ञान फलता फूलता रहा। ये एक तरह से उस दौर की सभ्यता के रोशन मीनार थे। उपनिषदों में ज्ञान को 2 हिस्सों में बांटा गया, जो बहुत दिलचस्प है। एक था अपरा विद्या यानी दुनियावी ज्ञान, और दूसरा था पराविद्या यानी आध्यात्मिक ज्ञान। और मोक्ष पाने के लिए पराविद्या को ही असली लक्ष्य माना जाता था। अब आता है ब्रिटिश काल। ये वो दौर था जब पारंपरिक संस्कृत शिक्षा के लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, संघर्ष हुए और बड़े बदलाव भी हुए। आज़ादी के बाद कई आयोग बने जिन्होंने इस बात पर बहस की कि शिक्षा में संस्कृत का क्या रोल होना चाहिए। और इस टेबल में हम साफ देख सकते हैं कि उनकी सोच वक्त के साथ कैसे बदली। कभी इसे अनिवार्य बनाने की बात हुई तो कभी वैकल्पिक विषय बनाने की। तो इतिहास को जानने के बाद अब आते हैं असल मुद्दे पर। वो कौन से सिद्धांत हैं जो किसी भी भाषा को प्रभावी ढंग से सिखाने की नींव होते हैं? संस्कृत सिखाने का पूरा शास्त्र इन 11 सिद्धांतों पर टिका है। इसमें स्वाभाविकता, रुचि और अभ्यास जैसे सिद्धांत शामिल हैं जो एक टीचर को अच्छा माहौल बनाने में मदद करते हैं। और देखिए, रुचि का सिद्धांत कितना जरूरी है। प्रिंसेट का ये कहना बिल्कुल सटीक है कि जब तक छात्र खुद सक्रिय होकर रुचि नहीं लेगा, तब तक एक शिक्षक का सबसे अच्छा काम भी अधूरा ही रहेगा। ये जो शिक्षण सूत्र है ना, ये एक टीचर के लिए औजारों के बक्से की तरह हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर या सरल से जटिल की ओर जैसे सूत्र सीखने वाले को अज्ञान से ज्ञान तक ले जाने के आजमाए हुए रास्ते हैं। चलिए अब इन सिद्धांतों को असल में लागू कैसे करते हैं, उस पर आते हैं। और इसका जरिया है भाषा के वो 4 मुख्य कौशल। भाषा के ये जो 4 कौशल हैं, इन्हें हम 2 तरीकों से बांट सकते हैं। कुछ हम ग्रहण करते हैं यानी इनपुट लेते हैं, जैसे सुनना और पढ़ना, और कुछ में हम अभिव्यक्त करते हैं यानी आउटपुट देते हैं, जैसे बोलना और लिखना।
अब जरा इस श्लोक को देखिए, ये मजाकिया तो है पर बहुत गहरी बात कहता है। एक जरा सी चूक से स्वजनः यानी अपना आदमी, स्वजनः यानी कुत्ता बन सकता है। इससे पता चलता है कि संस्कृत में सही उच्चारण कितना ज्यादा जरूरी है। बोलने की क्षमता को सुधारने के लिए भी एक पूरी प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत होती है नकल करने और अभ्यास करने जैसे सरल तरीकों से, और फिर धीरे धीरे ये गलतियों को सुधारने और अवलोकन से सीखने जैसे तरीकों तक जाती है। और आखिर में बात करते हैं उन खास तरीकों और तकनीकों की जो एक संस्कृत टीचर के टूलकिट का हिस्सा हैं। यहाँ हम दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों को देख रहे हैं। एक तरफ है सदियों पुरानी मौखिक आधारित पाठशाला प्रणाली और दूसरी तरफ है आधुनिक व्याकरण और अनुवाद पर आधारित भंडारकर विधि। ये जो 5 कदम वाली प्रक्रिया है, जिसे हर्बार्टियन विधि कहते हैं, इसने पाठ योजना यानी लेसन प्लानिंग को एक वैज्ञानिक ढांचा दिया और इसका असर आज भी देखा जा सकता है। और सूक्ष्म शिक्षण का ये जो चक्र है, ये टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए एक बहुत ही कारगर तरीका है। इसमें पूरी टीचिंग प्रोसेस को छोटे छोटे समयबद्ध हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, जैसे पढ़ाना, फीडबैक लेना, फिर से योजना बनाना, ताकि अभ्यास और सुधार पर फोकस किया जा सके। तो ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। हम इस प्राचीन भाषा की आत्मा को बनाए रखते हुए इसे आज की पीढ़ी के लिए सुलभ और दिलचस्प कैसे बना सकते हैं, ताकि ये फलती फूलती